वेलकम मैम। या थैंक यू प्रमिला। आप चाहते हो कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, इस सिस्टम में, माइंड में, या मुझे इसमें सक्सेस मिले। उसके लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। पहली बात, रेपर्टरी को रोज 1 से 2 घंटे पढ़िए, क्योंकि अगर हमें रूब्रिक्स पता होंगे, अगर हम रेपर्टरी बार बार पढ़ेंगे, तभी हमें चाहे याद ना रहे, लेकिन कभी आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ मैडम का ऐसा केस देखा था, कुछ ऐसा था। तो आप अपने लैपटॉप पे जब टाइप करेंगे तो दो चार रूब्रिक्स उसके साथ रिलेटेड आ जाएंगे। सो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोज रेपर्टरी को 1 1.5 2 घंटे दो। दूसरी बात, पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए मैं तो एक तरीका, अब तो खैर बहुत ज्यादा वो है, मैं तो एक तरीका अपनाती थी। या तो मैं अल्फाबेट ले लेती थी कि आज मैंने एल अल्फाबेट पढ़ना है, आज मैंने एम अल्फाबेट पढ़ना है, तो वो सारा पढ़ लेना है, चाहे उसके मीनिंग समझ आए चाहे ना आए, लेकिन आपने वो पढ़ लेना है। अब तो आप लोग बहुत लकी हो कि बहुत सारा मैटर आपको मिल गया है। और ये जो मेरी गाइड है, रेपर्टरी होम्योपैथी की गाइड टू रूब्रिक्स, जिसमें मैंने पूरी सिंथेसिस रेपर्टरी को पूरी की पूरी एक्सप्लेन किया है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, ताकि आपको मीनिंग्स ढूंढने के लिए बार बार डिक्शनरी ना फरोलनी पड़े। और साथ में इसमें कितनी जगह पे ज्यादा लंबा भी एक्सप्लेन किया है कि ये इसका मेटाफर लिया गया है, ये इस तरह से हम मेटाफर्स भी कुछ यूज करते हैं, वो इस केस में कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा है। और लोगों ने इस बुक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। अगर आपको किसी को बुक चाहिए होगी तो वो आप बाद में मुझे मैसेज डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात, जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमेशा मेडिसिन को डीडी करने की कोशिश कीजिए। डीडी करना होता है एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ऐसे तो सबको पता है, एकोनाइट ऐसी होती है, आर्सेनिक ऐसी होती है, बेलेडोना ऐसी होती है, लेकिन जैसे हर मेडिसिन रीजन के कारण डिफरेंट होती है। कार्सिनोसिन की साइकी किस तरह की होती है, पल्साटेला की किस तरह की होती है, तो वो डीडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तीन चार चीजें, और जो मैंने बोला कि 700 से ज्यादा वीडियोस हैं, वो आप देखिए। उनमें बहुत जगह पे मैं डीडी करती हूँ कि इसमें हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे रोने वाली, कि रोने में अब एक और बंदा है जो आके रोता है। वो क्या बोलती है आके कि डॉक्टर साहब सारी उम्र में इतनी जिम्मेदारी निभाई, इतनी जिम्मेदारी निभाई इन सब लोगों का करते करते, आज मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूं। ना मेरे पास हिम्मत है, ना मेरे पास कुछ और करने का करेज है, ना मेरे पास पैसा है, घर वाले हैं वो भी नहीं है। आज मैं हैंडल थिंग्स एनी मोर कैन नॉट। मेरे साथ वैसे भी धोखा हुआ है, अलोन है, पुअर है, डिसीव्ड है, आज वो सब कुछ नहीं कर सकती। शी कैन नॉट हैंडल थिंग्स एनी मोर। हम उसकी मेडिसिन निकालते हैं बेम्बूजा। बेम्बूजा एक बैम्बू ट्री से, जो बांस होता है, उस ट्री से बनी हुई मेडिसिन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बैक पेन के केसेस में, जहां पे ये फीलिंग होती है कि मैं तो अकेली रह गई, और रोएगी आपके पास आके। सो हर मेडिसिन का रोना अलग होता है, दूसरी मेडिसिन अलग तरीके से रोएगी। मेडोरिना में रोए बिना कोई बात ही नहीं करता, पल्साटिला रोए बिना कि मैं अकेली रह गई, कोई बात ही नहीं करती। सो इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं। एक और जो माइंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे, ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, वो हमने सब नंबर्स छोड़ दिए। अगर किसी मेडिसिन में कोई रूब्रिक है तो है। जैसे
हम किंग पिन करते हैं। हायोसेमस का किंग पिन है फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, धोखा हो जाने का डर। लेकिन ये थर्ड ग्रेड में ही पड़ा है, फिर भी ये 100% काम करता है। ओपीएम का किंग पिन है फियर एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ, बढ़ जाने का डर। थर्ड ग्रेड में पड़ा है लेकिन 100% काम करता है। कॉकुलस recognize रियलिटी एंड एक्सेप्ट, के रियलिटी को ये लोग मानते हैं, समझते हैं कि घर में ऐसा माहौल है, ऐसा ही रहेगा, सो लड़ाइयों की कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही मान लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉकुलस का ये थीम है, वो भी थर्ड ग्रेड में है। सो जरूरी नहीं होता कि अगर ए फर्स्ट ग्रेड में है उसके 5 नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। उस रूब्रिक में उस मेडिसिन का होना ही एक बहुत बड़ी बात है। बेलाडोना लेते हैं, कॉकुलस लेते हैं, हायोसेमस, सिट्रामोनियम, बच्चों में आर्सेनिक, बच्चों में जैसीमियम, किस किस तरह से कितने कितने केसेस ठीक होते हैं। अगर हम बच्चों की एक बहुत छोटी सी बात करते हैं, हम अक्सर बच्चों में पूछते हैं अंधेरे से कितना डरता है और इंजेक्शन से कितना डरता है, इसी में ही 5-7 दवाइयां, और मुझे लगता है कि 50% बच्चे इन्हीं चीजों में निकल जाते हैं। सो जो माइंड टेक्निक है वो बहुत इजी है, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके सामने पेशेंट आया, हमने उससे जनरल बात करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उसने तो कोई मेंटल सिम्टम ही नहीं दिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मेंटल सिम्टम नहीं दिए? उसने कोई ना कोई बात तो करी है ना, कुछ ना कुछ तो बोला ही है ना उसने। जो बोला है, मान लो एक पेशेंट आपको लगता है बड़ा रिजर्व है, बड़ा इंट्रोवर्ट सा काइंड का है कि ज्यादा बोलता नहीं है, आप उससे उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछिए कि सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, उसके काम काज के बारे में पूछिए, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसकी हॉबीज के बारे में पूछिए। बड़ी ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं और वो जवाब देंगे, उन्हीं में से उनकी सारी उनकी साइकी क्लियर हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें माइंड सिम्टम्स नहीं मिलते, मतलब ही नहीं है। उससे उसका गुस्सा पूछिए, उससे उसकी जिंदगी की कोई घटना, कोई दुर्घटना जिसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डाला है वो पूछिए। उससे पूछिए कि आपकी आप में सबसे अच्छी बात आप में क्या है या सबसे बुरी बात आप में क्या है। ऐसे नहीं होता कि कोई सिम्टम्स नहीं देता। अगर पेशेंट नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है, तो इन चीजों में 7-8 चीजों में जवाब तो वो जरूर देगा। लोग ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स के बच्चों में तो बहुत मुश्किल है, बच्चों में कहा। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों में तो सबसे इजी है। पूछो क्यों? क्योंकि जो बच्चों का केस होता है ना, उसके माँ बाप बिल्कुल प्योर, जो वर्षन्स होती हैं बिल्कुल प्योर होती हैं। जब हम उनसे उनके गुस्से के बारे में पूछते हैं तो वो छुपा छुपू के बताते हैं, गुस्सा तो डॉक्टर साहब आता है, लेकिन आप ये देखिए ना किन बातों पे आता है, और बड़ा उसको वो लपेट के किसी चीज में इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन जब बच्चों की बात होती है, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल क्लीन सिम्टम्स होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी, बच्चों में ज्यादातर चेस्ट प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द, गले में, ये सब होता है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे लो इम्यूनिटी की वजह से अस्पताल में कितनी कितनी देर दाखिल, हर 15 दिन के बाद अस्पताल, हर 15 दिन के बाद अस्पताल। और जब हमने मेडिसिन दी तो मुझे लगता है कि 6-8 महीनों में ही बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और अगली बार जब उसको मान लो चेंज ऑफ वेदर में आता है, उसका जो भी अटैक आता है, खांसी का लगा लो, गले का लगा लो, तो जो अगर पहले वो 100% होता था, जब हमारी दवाई लेने के बाद उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बस 10-20% ही आएगा अगली बार। क्योंकि ये पक्का नहीं होता कि एक ही बार में, हो सकता है अगली बार के सीजन में सिर्फ 10% आए। इस तरह से हम इन केसेस को
ठीक करते हैं, इन केसेस को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके किसी के मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप चाहते हो कि आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए और प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन। डॉक्टर नीलम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम अशोक है। जी मेरे छोटे से 2 सवाल हैं, जी शायद 3 भी हो सकते हैं, लेकिन पहले 2 जरूरी। जी एक तो हमारे कुलीग डॉक्टर पहले आपसे दवाई पूछ रहे थे, जरा कॉन्ट्राडिक्टिव हमारा सवाल भी है। जो पूछ रहे थे ना कि कोई दवाई बता दो, फिर इंसिस्ट कर रहे थे फिर दवाई बता दो, ये करो, क्योंकि उनके पेशेंट जो है वो बच्चे के लेने के लिए हक में लेडी नहीं है, लेकिन वगैरह वगैरह, जो हस्बैंड की बात। मैं ये पूछूंगा आपसे, इतनी बड़ी प्रैक्टिस, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, हम अक्सर देखते हैं अपने जीवन के इतने बड़े एक्सपीरियंस में कि लोग जो हैं, लेडीज या कपल, बच्चे को लेने के लिए इतनी ट्रबल करते हैं। हमारे राजाओं ने कितनी ट्रबल सही होगी बच्चा लेने के लिए। हमारे पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया, कहीं दूर जो इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल्स हैं जी साउथ में, वहाँ जाते हैं, वो कितनी प्रेयर्स करते हैं, पैसे जी खर्चते हैं कि हमारे बच्चा हो जाए। और वो स्पेशली डॉक्टर की बात करें, हम जो प्रैक्टिशनर हैं, हम करते हैं, हम ये जी नहीं कहते कि ये बात करो। एंड स्टिल आवर कलीग वाज इंसिस्टिंग टू टेल दैट प्लीज हमें वो बात बताओ कि उनके बच्चा ना हो। आप इस बात को किस ढंग से देखते हो? नहीं, जो डॉक्टर प्रोमिला ने क्वेश्चन पूछा है आप उसकी बात कर रहे हो, जी है ना? जी 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 जी, उनकी हाँ, बात कर। तो पहली बात तो उन्होंने एक केस की तरह बात नहीं की थी। उन्होंने पूछा है कि कोई क्या होम्योपैथी में कोई ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो हम जी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेडी नहीं चाहती कि बच्चा हो, क्योंकि उसका भी बच्चा 5 महीने का है। बिल्कुल ठीक। तो वो अभी, लेकिन हस्बैंड है, उसको है कि नहीं बच्चा हो बच्चा हो। पहली बात तो अभी तो हम लोग भी ये ऐसा ही सोचते हैं कि कम से कम 3 साल का डिफरेंस तो बच्चों में होना चाहिए। जो उनका क्वेश्चन था कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है क्या होम्योपैथी में, मैंने कभी यूज नहीं किया, ना ही कभी आकर किसी ने मांगा है। जी तो जी लेकिन मैंने एक बार बहुत पहले पढ़ा था कि नेट्रोम्योर ऐसी मेडिसिन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव की का काम करती है। दूसरी बात, उनको समझने के लिए, दोनों को समझने के लिए, दोनों की साइकी, मेल और फीमेल, फीमेल हम्म, अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है कि अभी 5 महीने का बच्चा है, अभी फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर से उसको दोबारा से वही सारा प्रोसेस, और ऑफ जब कोर्स, तक अगला बच्चा आएगा तब तक ये बच्चा बड़ी मुश्किल से 1.25 साल का होगा। तो वो डेफिनेटली। बर्डन लेडी के ऊपर पड़ेगा, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हम जी इस जी, तरीके से भी सोच सकते हैं। वो तो ऑलराइट। उससे बात करके तभी हम सिम्टम्स निकाल सकते हैं कि वो क्या सोचती है। जी 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 डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। जी जी अब दूसरा सवाल ये है जी जी कि आपने रोने की ही सारी सिस्टम के बारे में बताया, सिम्टम्स है, रेमेडीज है। मैं अपनी ही एग्जांपल ले लूं, अगर पेशेंट्स को हम देखते हैं रोते हैं, सेपिया, पुल्साटिला, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज वेरी करेक्ट, इट हैपेंस। हमारी प्रैक्टिस में अक्सर पेशेंट आके रोते, स्पेशली लेडीज के, लिहाजा काफी बार बात हुई। मैं जी कहूँ कि मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब हम इमोशनल सॉन्ग्स या कोई भी कथा हो रही है या कृष्ण की कथा हो रही, हमारा अपने माताजी से बड़ा ज्यादा लगाव था, लेकिन अक्सर ना चाहते हुए भी ऐसे इमोशनल वीपिंग आती है। इमोशनल, आई एम नॉट वीपिंग टू बी हाँ जी हाँ टू जी बी हाँ जी। नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना, लेकिन अकेले में उस कथा को सुनना, उस इमोशनल, कितने वो कथावाचक जो हैं हमारे किस ढंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अपने आप रोना आता ही। ऐसा हुआ कि आज से कुछ महीने पहले रात का वक्त था, जब सारा काम खत्म हुआ तो कुछ ऐसा सुनने का मौका मिला। तो
फॉर 1 आवर मेरी आंखें सूज गई। सुबह उठा तो मैंने देखा तो मेरी अपर आईलिड्स वो सूजी हुई है। तो मैंने कहा क्या बात हुई, ऐसा क्या था रातों रात में हुआ। फिर to dig out myself to understand that I was weeping for at least 1 hour very seriously. It's not a grief that I was having. It हाँ was a very emotional situation to say, listening the song of Krishna or part of Krishna, the story of Krishna, this and that. How you will look at दिस सिचुएशंस ऑफ द पेशेंट। मुझे आप पेशेंट स्टूडेंट हो है आपका मैं, मुझे वो देखो, इमेजिन करो, तो आप बताओ, डिस्टिंग्विश करके बताओ हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किस स्टेज पे हूँ, क्या है जो मुझे इतना रोना आ जाता है, जी लेकिन जी, अकेले में। अकेले में रोना, अकेले में आता है। रोना में ये जो ओके पाठ सुनने का, भले ही हो सकता है दूसरों के सामने भी रोता हूँ, लेकिन ऐसा हाँ आसान नहीं होगा कि जी दूसरों के सामने इतना पाठ सुनकर मैं रोने लगूं, जानते हैं। ओके ओके, प्लीज प्लीज। इसको अगर मैं होम्योपैथिकली एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप उसी सेटल ढंग से पूछ रहे हैं कि होम्योपैथिकली इसको हम एग्जैक्टली कैसे लेंगे। इसमें दो एग्जैक्टली। दो चीजें हैं। पहली स्पिरिचुअलिटी, या अगर हमारा रूब्रिक लेंगे रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्युपाइड बाय रिलीजन, के रिलीजन की कोई बात सुनी और रोना आया, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो माता जी है, चाहे कोई भी है, जी दैट इज इमोशनली वल्नरेबल। ये कुछ लोग ऐसे, इसमें 25 मेडिसिन है, ये जी वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनली इमोशंस में बह जाते हैं। जी जी जी। यहाँ पे रीजन बना रिलीजन, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रीजन बना। तो सर्टनली। इमोशनली वल्नरेबल, जल्दी से उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस, हाव भाव, जल्दी से वो उनको रोना आ जाता है। इमोशनली वल्नरेबल, ये एक रूब्रिक है हमारा जिसमें अच्छा 25 मेडिसिन है। तो मैं उन लोगों में जहां पे वीपिंग में, हर बार वीपिंग अलग चीज है, इमोशंस वाला रोना और चीज है। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे रीजंस वीपिंग के अंडर हैं, नहीं है। इमोशनली वल्नरेबल एंड नंबर 2 रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्युपाइड बाय रिलीजन। उस वजह से हुआ, उनकी स्टोरी सुनी, कृष्ण जी की सुनी या दूसरी कोई सुनी, उस वजह से हुआ। सो आई कंसिडर इट इन दीज टू वेज। हाँ ओके ओके ओके। सो एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को एक पेशेंट कंसिडर करते हुए बोलूं कि मुझे डॉक्टर नीलम जी से वीडियो कॉल करके एक सर्टनली कंसल्टेशन करनी है। आई मस्ट बी ट्रीटेड इन सच सेंसेस टू अंडरस्टैंड टू बी ए पेशेंट। मुझे अपनी जो भी छोटी सी तुच्छ नॉलेज होगी बीइंग ए स्टूडेंट, तो उसको हम अलग कोई करके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ना। कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। जी ऑलराइट। अगला जी सवाल ये है कि सैगल का ये सारा प्रोग्राम मैंने सुना है, लेकिन सर्टनली बीइंग ए क्लासिकल, तो उसमें माइंड भी हम लेके आते हैं, हाँ हाँ सर्टनली पैथोलॉजिकल केसेस भी हैं, लोकल केसेस सिम्टम्स भी हैं, वगैरह पर्टिकुलर कॉमन सिम्टम्स भी होंगे। उनको देखते उसमें माइंड तो सर्टनली है। क्या टोटल सहगल साहब की, इतनी बार मैंने सुना है, उनकी किताबें भी खरीदी है। अभी हमारे संगरूर के कोई डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टर सिंह है कोई, जो वो भी माइंड पे काम करते हैं, है ना। डॉक्टर ए एस मान तो नहीं संगरूर के? डॉक्टर ए एस मान, मुझे खैर चलो या कोई एनीवे बात नहीं, हाँ कोई जी। बात नहीं। वो उन्होंने भी सहगल साहब की बात की। आप भी अक्सर सहगल साहब, मैं आपको सुनता हूँ हमेशा ही। जी जी आपका जो 100 प्रोग्राम था ना, 100 जी, रूब्रिक्स वाला 100 days वगैरह, 100 वो भी केसेस। मेजॉरिटी केसेस में मैंने फॉलो किया। जी स्टिल दैट हाउ मच वी हैव टू बी श्योर, यानी कितनी सर्टेनिटी होगी मुझे पहले, जो मैं एक पेशेंट को स्टफी सागरिया दूंगा, जैसे आपने एग्जांपल्स बताई, जैसे आपने लिसन की बात की, वगैरह वगैरह। इतने छोटे समय में मैं अपने आप को इतना सर्टन करना चाहूँगा, बीइंग ए क्योरिंग पर्सन, बीइंग ए प्रैक्टिशनर,
कि जो दवाई है सर्टनली वो पेशेंट को क्योर करे, क्योंकि एम तो सर्टनली यही है ना हमारा जी कि हम जी पेशेंट को बिल्कुल ठीक करें। जी बिल्कुल। आपकी कुछ बातों की सिक्योरिटी और चाहिए मुझे पर्सनली बीइंग ए स्टूडेंट कि हम माइंड सिम्टम्स को एवेलुएट कर सकें। ओके, किस तरह के केसेस चाहिए? कैंसर, पर्टिकुलरली देखो थायराइड? क्या नहीं नहीं, नो, मुझे लेट मी एक्सप्लेन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थायराइड, फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये ट्यूमर्स और माइग्रेन्स, पैथोलॉजिकल अदर केसेस, बहुत ये सारे। हर केस में माइंड के ऊपर होम्योपैथी अगर सेलेक्ट की है काम करती है, सभी तरह के केसेस के ऊपर। मैं ये नहीं कभी कहती कि मैं क्लासिकल नहीं करती या वो नहीं करती है, ये नहीं। एवरीथिंग इज होम्योपैथी। अगर ये मुझे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी मान लो थर्मल मिलता है, एक पेशेंट बहुत ही चिल्ली है, बहुत ही ज्यादा चिल्ली है, मैं डेफिनेटली वो भी लूंगी। अगर कोई पेशेंट की थर्स्ट बहुत ज्यादा मार्क्ड है, क्योंकि मैंने अपनी बुक में जो केसेस लिखे उनमें मैंने ऐड की हैं ये चीजें, कि जरूरी नहीं होता कि आप अकेला माइंड लेते हो, बाई चांस कोई फिजिकल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई विल डेफिनेटली टेक दैट। है तो होम्योपैथी ना वो। जी 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 जी। तो इस तरह से ये नहीं है कि हमने कैंसर के केसेस भी क्योर किए, थायराइड के जो 125 mcg तक ले रहे थे वो भी ठीक किए हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस ठीक किए हैं, ओनली विद दिस सिस्टम। मुझे 85 से लेके 93 तक कोई केस याद नहीं है कि जो हम जनरल प्रैक्टिस करते थे होम्योपैथी में सारा ये क्लासिकल एंड एवरीथिंग कुछ नहीं याद। लेकिन जब से हमने सैगल्स का ये तरीका अपना के, हमने जब से ये पढ़ के केसेस ठीक करने शुरू किए हैं, जी मुझे लगता है कि रिपर्टरी में कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है कि जिसके ऊपर मेरे पास केस नहीं होगा। जब भी मैं बात करती हूँ मेरे मुंह से केस निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। अगर मैं सुबह लेक्चर देना शुरू करूँ ना, शाम तक पता नहीं कितने केसेस ने, और मुंह जवानी याद है कि उस वेरी गुड। केस में वो रूब्रिक लिया था, ऐसे हुआ था। इनका सिस्टम अपने ऊपर एक कंप्लीट सिस्टम है। अगर कहीं केस ठीक नहीं होते, वहां लैकिंग हमारी रहती है या पेशेंट की रहती है कि वो भी ऑफ कोर्स सीरियस नहीं होते। तो ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई लैगिंग रहती है या कुछ भी कोई आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह के केसेस ठीक होते हैं, हर तरह के, एवरी टाइप ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगली बार हमें कुछ ऐसे केसेस हुए जो मैं सर्टनली पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो जी आपकी बिल्कुल, मदद जी बिल्कुल, मदद मिलेगी जी डेफिनेटली। देयर आर डेफिनेटली रियली सीरियस केसेस। थैंक यू, जी बहुत जी बहुत थैंक यू, नमस्कार। जी थैंक यू थैंक यू डॉक्टर थैंक नीलम। यू। चलो मुझे प्रॉमिला लगता है कि अभी टाइम भी 5 बज गए हैं हाँ एंड जी हाँ जी, जी जी जी। थैंक यू तो मैम। नेक्स्ट वीक हम फिर वेडनेसडे या थर्सडे को किसी और डॉक्टर के साथ मिलते हैं। या कोई भी अगर जूम ऑपरेट करवाना चाहता है तो कांटेक्ट करेगा मेरे से। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, या Bye bye. बाय Thank you, बाय, ma'am. या बाय।